नमस्कार। आज हम अदानी फिल्मर लिमिटेड मतलब AWL एग्री बिजनेस इस पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, 1999 में शुरू हुई ये कंपनी। जी। और इनका काम है खाने का तेल, आटा, चावल, मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाना। FMCG स्पेस में है ये। बिल्कुल। तो हमारे पास ना इनके हाल के कामकाज और आगे के क्या प्लान है, इसकी काफी जानकारी है। जी। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये कंपनी जो अपने एक बिजनेस खाने के तेल में मार्केट लीडर है, हाँ, उसमें तो नंबर 1 है ये। वो आजकल किन मुश्किलों से गुजर रही है और आगे क्या सोच रही है। क्योंकि सुनने में आया है कि तेल वाले बिजनेस में कीमतों का बड़ा दबाव है इन पर। बिल्कुल, और वही दबाव शायद इनकी रणनीति बदल रहा है। आंकड़े तो यही इशारा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम देखेंगे कि कंपनी कैसे अपने बिजनेस मिक्स को, मतलब किस सेगमेंट से कितना पैसा आ रहा है, उसे बदलने की कोशिश कर रही है। सही कहा। तो शुरू करते हैं इनके बिजनेस सेगमेंट से। ज्यादातर पैसा तो खाने के तेल से ही आता है ना? हाँ, अभी भी वही सबसे बड़ा हिस्सा है। Q1 FY25 में करीब 75% रेवेन्यू वहीं से था। 75%। लेकिन ये शायद पहले से कम हुआ है। मुझे याद है FY22 में ये आंकड़ा ज्यादा था। बिल्कुल सही। FY22 में ये 84% था। तो गिरावट तो आई है हिस्सेदारी में। तो ये गिरावट क्यों? यही कहानी में पहला ट्विस्ट है। तेल का हिस्सा घट रहा है और इसकी बड़ी वजह है दाम। दाम मतलब कीमतें कम हुई है? हाँ, काफी। FY22 से FY24 के बीच अगर देखें तो इन्होंने तेल बेचा ज्यादा, वॉल्यूम 12% बढ़ा। अच्छा, ज्यादा बेचा। लेकिन उससे जो कमाई हुई रेवेन्यू, वो 14% घट गया। अरे, ज्यादा माल बेचकर कम पैसा, ये कैसे? क्योंकि प्रति मीटर टन जो कीमत मिली, सेल्स रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो 24% नीचे आ गई। 24%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, FY22 में करीब 1,39,000 रुपए प्रति टन था, जो FY24 में घटकर 1,06,000 रुपए के आसपास रह गया। और हाल की तिमाही में तो और भी कम है। बाप रे, ये तो किसी भी कंपनी के लिए मतलब चिंता की बात होगी। तो फिर ये कर क्या रहे हैं इस सिचुएशन में? यहीं पर आता है दूसरा बड़ा हिस्सा, फूड्स और FMCG। अच्छा, वो आटा, चावल, दालें वाला सेगमेंट। जी, आटा, चावल, दालें, चीनी वगैरह। यहाँ तस्वीर एकदम उल्टी है। उल्टी मतलब ग्रोथ है? जबरदस्त ग्रोथ। FY22 से FY24 के बीच इस सेगमेंट में वॉल्यूम 66% बढ़ा है। 66%? वाओ। और रेवेन्यू वो 91% बढ़ा है। 91%? और कमाल की बात यह कि यहाँ दाम भी बढ़े हैं। सेल्स रियलाइजेशन करीब 18% ऊपर गया है। अच्छा, तो मतलब साफ है कि कंपनी का फोकस अब इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल। Q1 FY25 में फूड्स और FMCG का हिस्सा बढ़कर 11% हो गया, जो FY22 में सिर्फ 5% था। तो ये जो तेल वाला सेगमेंट में दबाव है, उससे बचने के लिए FMCG में तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं? हाँ, एक तरह से ये डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है। लेकिन क्या ये FMCG में अपनी जगह बना पा रहे हैं? मतलब तेल में तो ये लीडर हैं, 19% मार्केट शेयर है। जगह बना रहे हैं और तेजी से। आंकड़े बताते हैं कि ऑलरेडी देश के टॉप 10 FMCG प्लेयर्स में आ गए हैं। अच्छा। हाँ, गेहूं आटे में ये नंबर 2 है, करीब 5.6% मार्केट शेयर के साथ। बासमती चावल में नंबर 3 है, 7.7% शेयर के साथ। अरे वाह। और इनका एक और सेगमेंट है इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स, जिसमें ओलियोकेमिकल्स वगैरह आते हैं। वहां भी ये स्टीयरिक एसिड में 34% और ग्लिसरीन में 18% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 है। तो रणनीति साफ दिख रही है। जहां मार्जिन कम है या दबाव में है जैसे तेल, वहां लीडरशिप बनाए रखो। बिल्कुल। और जहां ग्रोथ और मार्जिन की गुंजाइश ज्यादा है जैसे FMCG, वहां तेजी से आगे बढ़ो। एकदम सही पकड़ा। पर ये सब करने के लिए मतलब इतने बड़े पैमाने पर FMCG में घुसने के लिए ग्राहकों तक पहुंच तो चाहिए ना। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है? नेटवर्क काफी तगड़ा है इनका। 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। 10,000? हाँ, और 96 डिपो है इनके पास। और ये क्लेम करते हैं कि इनकी पहुंच 21 लाख रिटेल दुकानों तक है। 21 लाख? जिनमें से 7 लाख दुकानों तक तो ये सीधे पहुंचते हैं, डायरेक्ट रीच। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये इनकी एक बड़ी ताकत हुई। निश्चित रूप से। ठीक है, तो रणनीति समझ आ गई, नेटवर्क भी मजबूत है। लेकिन क्या फाइनेंशियल हेल्थ मतलब आर्थिक सेहत ठीक है इस सब बड़े बदलाव को सपोर्ट करने के लिए? कर्ज वगैरह का क्या हाल है? फाइनेंशियल हेल्थ को लेके मिलीजुली तस्वीर है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना कर्ज कम किया है। ओके, ये तो अच्छा है। हाँ, ये एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन कुछ और चीजें हैं जिन पर सवाल उठ सकते हैं। जैसे कि? जैसे कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है लेकिन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही। अच्छा, डिविडेंड क्यों नहीं? ये एक सवाल है।
फिर पिछले कुछ सालों में इक्विटी पर रिटर्न ROE वो थोड़ा कमजोर रहा है, करीब 8% के आसपास। हालांकि हाल का आंकड़ा 13.9% बताया गया है, जो बेहतर है। एक और चिंता जो कुछ रिपोर्ट्स में जाहिर की गई है वो ये कि शायद इनकी उधार लेने की लागत, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट, थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ओके। और प्रोमोटर होल्डिंग वो कितनी है? वो काफी ज्यादा है। मार्च 2024 तक करीब 87.88% थी। 88% के करीब। ठीक है। हाँ। अच्छा, हाल फिलहाल में कुछ बड़े कदम भी उठाए इन्होंने, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च या कोई बड़ा निवेश? हाँ बिल्कुल, नए प्रोडक्ट्स तो लगातार ला रहे हैं। जैसे हाल ही में फॉर्च्यून पहली धार कच्ची घानी सरसों तेल लॉन्च किया, कोहिनूर ब्राउन राइस भी लाए हैं। ये सब FMCG वाले प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, और एक बड़ा निवेश भी कर रहे हैं। हरियाणा के गोहाना में करीब 1300 करोड़ रुपए लगाकर एक इंटीग्रेटेड प्लांट बना रहे हैं। 1300 करोड़, ये तो बड़ा निवेश है। हाँ, और एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है अगस्त 2024 में। अडानी एंटरप्राइजेस का जो फूड और FMCG कारोबार था, उसे अब अडानी विल्मर में मिलाने की मंजूरी मिल गई है। डीमर्जर हुआ है। अच्छा, तो अडानी एंटरप्राइजेस का फूड बिजनेस भी अब इसी कंपनी में आ गया? जी, तो ये सारे कदम उसी FMCG वाली दिशा में और मजबूती से जाने के संकेत हैं। तो इनका लक्ष्य क्या है? आगे के लिए कुछ बताया है इन्होंने? हाँ, लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी हैं। FY 27 तक ये चाहते हैं कि इनके कुल वॉल्यूम में फूड और FMCG का हिस्सा बढ़कर 25% हो जाए। 25%? अभी 11% है, तो डबल से भी ज्यादा। बिल्कुल। और अगले 3 साल में ये अपनी सीधी रिटेल पहुंच को 7 लाख दुकानों से बढ़ाकर 10 लाख दुकानों तक ले जाना चाहते हैं। 10 लाख डायरेक्ट रीच? जी। तो अगर हम इसे समेटें तो कहानी ये है कि अडानी विल्मर, जो खाने के तेल का बादशाह है, हाँ, वो अब तेल के घटते मार्जिन और कीमतों के दबाव से जूझ रहा है, और इसीलिए पूरी ताकत लगाकर FMCG के मैदान में उतर रहा है। नए प्रोडक्ट्स, बड़े निवेश, विलय और अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाकर। एकदम सही सारांश है, यही हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, हाँ बिल्कुल, और शायद यही आज की चर्चा का निचोड़ भी है कि क्या ये रणनीति काम करेगी? क्या ये इस बड़े बदलाव को सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे? क्या ये तेल बाजार की उठापटक और शायद थोड़े महंगे कर्ज के माहौल में FMCG में अपने लिए वो जगह बना पाएंगे जो ये बनाना चाहते हैं? और क्या वो अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य जैसे 25% वॉल्यूम शेयर FMCG से हासिल कर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। इस पर सबकी नजरें रहेंगी। ये एक दिलचस्प केस स्टडी है कि कैसे एक स्थापित लीडर बदलते बाजार में खुद को बदल रहा है।